से हटकर यहाँ इस दुनियावी जिंदगी में और अपने इस समाज में, माशरे में हमारी कौम और मिल्लत जिंदगी के हर शोबे में तरक्की करे, इसके लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसके तहत हर महीने के आखिरी जुमे को हम मुख्तलिफ शोबाजात के, मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट जो हमारी रहनुमाई उन शोबाजात में कर सकते हैं, उनको हम यहाँ मदऊ करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस मोहल्ले के लोग, यहाँ के मुसल्लिया उस रहनुमाई से फायदा उठाएं। आमतौर पर हम 3 से 4 मुख्तलिफ उन्वानात पर यहाँ पर तकारीर रखते हैं। एक उसमें से अहम शोबा है तालीम का और कैरियर काउंसलिंग का। अक्सर ये होता है, अभी आप जानते हैं कि इम्तिहान हुए हैं और फिर रिजल्ट आने वाले हैं या आ रहे हैं। बहुत से बच्चे आमतौर पर 10th और 12th पास करने के बाद कंफ्यूज होते हैं या फिर भेड़ जाल का शिकार होते हैं। जिस तरफ सारे बच्चे जा रहे हैं वहीं वो भी जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि वो जिस तरफ जा रहे हैं वो डायरेक्शन उनके लिए सही हो। तो जरूरत होती है कि उन तुलबा और तालिबात की, उन बच्चों की रहनुमाई की जाए। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके में एक तंजीम काम कर रही है, एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। उसमें सबसे नुमाया जो रोल है वो है अली जनाब अब्दुल रऊफ शेख साहब का। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस मस्जिद में इससे पहले भी कई मरतबा वो तशरीफ ला चुके हैं और हमारी रहनुमाई कर चुके हैं। आज चूंकि अभी इम्तिहान का वक्त है, हमने सोचा कि सबसे बेहतर बहुत बेहतर होगा कि अगर हम हमारे वो लोग जिनके बच्चे 10th और 12th या आगे की एजुकेशन के लिए रहनुमाई चाहते हैं तो उनको करियर काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाए। जहाँ वक्त बहुत कम होता है और हमारी कौम जितना ही आप उनको जगाने की कोशिश करें, है ना, वो उसी लेथार्जी का शिकार है। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि भाई 1 बजे कम से कम चौथे जुमे को तो तशरीफ ला लीजिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो 1 बजे तक इस मस्जिद में आते हैं। और जो अहम बातें बताई जाती हैं वो यकीनन वो मिस करते हैं और फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ जो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और मदऊ करता हूँ चाइल्ड डेप्यूटी कमिश्नर अली जनाब अब्दुल रऊफ शेख साहब को कि वो यहाँ आए और 10th और 12th के बाद क्या करना चाहिए इसके मुताबिक हमारे यहाँ जो लोग मौजूद हैं और उनके जो बच्चे वगैरह घरों पर हैं उन तक वो बात पहुँचे। इसके अलावा हम इसके रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और जो मस्जिद का ग्रुप है हमारा उसमें इसको इंशाल्लाह डाल देंगे तो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार पास करता हूँ।
कि उसने तौफीक दी मुझे से आपके सुनते हो कि कुछ काम जो है तालीम के मैदान में कर सकूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद आपकी मस्जिद कमेटी के तमाम मुद्देदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ऐसे मसले पर जिसका हमारी कौम मिलत को बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती, ऐसे मसले पर भी आपने जुमे की इस प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कराया और उस पर एक बात करने की एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ ताकि आप सभी का शुक्र है जो जहाँ हाजिर है। जैसे भी बात आगे बढ़ेगी तो और लोग जुड़ते जाएंगे इंशाल्लाह। उस पर लोग और आखिर में एक 5 मिनट में क्या भी करेंगे ताकि जो लोग आए नहीं है उनको भी वो बात उनके कान पर पहुंच जाएगी जो असल में जरूरी है सबके कौम में। मैं बात करूँगा अल्लाह के कलाम से कि अल्लाह ने अपने कलाम में दीन के पढ़ने के बारे में जो फरमाया है हम सबको जानते हैं। अभी सभी को आयतों से वाकिफ है। मालिक के नाम से जिसने एक खूबी से इंसान को बनाया, पढ़ की तरह का बड़ा करीब है। तो पढ़ने की तरकीब दी गई है। हमारे पहली वही है, पहले वही से जो आगाज हुआ अल्लाह का कुरान एक जगह फरमाता है, सूरह आराफ की आयत है करीबन 60 नंबर की। इसका मंजर जंग ओहद के बाद का जो मंजर था, जंग ओहद में जैसा हम जानते हैं कि मुसलमानों की पहले जीत हुई, फिर शिकस्त हो गई और शिकस्त हुई जिसके बाद में मुसलमानों के हौसले थोड़े पस्त हो गए। अल्लाह ने उसको मुसलमानों को तरगीब देने के लिए कि अपनी कुव्वत को बढ़ाओ, अपने हौसलों को पस्त मत करो। सूरह आराफ में आयत नाज़िल फरमाई थी, गालिबन सभी का इसका इत्तेफाक है। आयत तो लाओ मसदातुम इस कुव्वत में रिवातिल है तो लेकिन जो अल्लाह को आखिरुन में तूने उन्होंने ला ताला अल्लाह व अलम फरमाया अल्लाह ने कि अपनी कुव्वत को मजबूत करो, अपनी कुव्वत को बढ़ाओ, अपने घोड़े, अपने हथियार, अपने जंगी साजो सामान इसको कुव्वत दो और तैयार रहो अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। वो दुश्मन और डराओ अपने दुश्मन को, अदुल्लाह वदु तुम्हारे दुश्मन और अल्लाह के दुश्मन। तो अल्लाह ने साफ फरमाया है कि इस कौम को अपनी कुव्वत को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, समेटेंगे नहीं और कुव्वत बनाएंगे नहीं तो आप हमारे दुश्मनों का, इस्लाम के दुश्मनों का हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। और आज के ज़माने की, उस ज़माने की कुव्वत थी, घोड़े थे, हथियार थे, तलवारें थी, ये कुव्वत हुआ करती थी। आज के ज़माने की जो कुव्वत है वो साइंस और टेक्नोलॉजी है। आज लड़ाई जंग लड़ी जाती है, तलवारों से लड़ी जाती है, जंगें लड़ी जाती है फाइटर प्लेन से, जेट से, मिसाइल से, साइंस और टेक्नोलॉजी से। तो सीधा मकसद ये है कि अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दो, उन्हें साइंटिस्ट बनाओ, उन्हें फौजी बनाओ, उन्हें एनडीए से ट्रेनिंग में आके बड़े-बड़े अफसर बनाओ और अपनी कुव्वत को मजबूत करो। आज हमारे इस कौम के सामने कितने मसाइल है हम सब जानते हैं, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। रोज नए मसाइल खड़े हो रहे हैं। अभी तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की शक्ल में एक ऐसा मसला खड़ा कर दिया कौम के सामने कि इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस कौम के सामने आ सकते हैं। हमारी मसाजिदें हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है और आगे का उसमें जो मुस्तकबिल है बहुत चैलेंजेस बड़ा हो सकता है अगर सरकार की नीयत बदली। तो हम सबको तैयार रहना चाहिए आगे के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तैयार रहने के लिए हमको आज के जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करने के लिए हमें अपने आप को कौम को तैयार करना चाहिए।
और तालीम ही एक ऐसा शोबा है, तालीम ही एक ऐसी मदद है जिसके जरिए हम मजबूत हो सकते हैं, हमारे बच्चों को और आगे की जनरेशन को मजबूत कर सकते हैं। आज सारी रिपोर्ट्स और सब लोगों का कहना है, इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, ये कौम जो है बंजर राजी है और आज मुस्लिम कौम का नाम एक बंजर वाली कौम के नाम से जाना जा रहा है। इस कौम के सामने चैलेंज है कि बंजर बनाने वाली कौम को हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी वाली कौम में तब्दील किया जाए और ये आप और हमारे हाथ में, हर फर्द के हाथ में है। अल्लाह इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक एक फर्द को हम लोग जब नहीं बनाएंगे ये कौम नहीं बन सकेगी। वक्त दिया गया है कि आपको हर एक एक बच्चे को, एक एक फर्द को आपको बनाना पड़ेगा, न सिर्फ असली तालीम में, सबसे पहले दीन की तालीम में, उसके अखलाक उसके अंदर डालने पड़ेगे, कुरान और हदीसों की तालीम उसको देनी पड़ेगी, दीन में पहले मजबूत दीन का सिपाही उसे बनाना पड़ेगा और फिर असली तालीम का उसको जेवरात पहना करके उसके लिए एक मजबूत अफराद फर्द बनाना पड़ेगा। और ये सब आप और हम सबको मिलकर करना है। अल्लाह ने फरमाया है कि इन्नल्लाह ला यग़ुरु माबे कौमिन हत्ता यग़ुरु माबे कौमिन, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद को न बदले। ना अच्छी को बुरी करेगा ना बुरी को अच्छी करेगा। हमारी कौम की हालत अच्छी है तो बुरी करना है तो हमें मिला रहे, बुरी हालत को अगर सुधारना है तो हमें मिला रहे। इस कौम की तकदीर को बदलना है तो आपको हमको जानना पड़ेगा और आपको एक एक जो एक फर्द यहाँ बैठा है उसको समझना पड़ेगा कि हमारा रोल क्या होता है। अब तो जवाबदेही है हमारी कि मरने के बाद जब उठाए जाएंगे क़यामत के दिन तो अल्लाह पूछेगा कि वो कौन जो पिट रही थी उसके लिए तुमने क्या किया। सबसे पहले हमारा फर्ज है कि हमारे घर के आने वाला मुस्तकबिल जो है उसे संभालें, आने वाले चैलेंजेस के लिए हम लोग हमारे बच्चों को तैयार करें और बच्चों को तैयार करना है तो उनको तालीम दिलानी बहुत जरूरी है। पहले उनका दीन के सिपाही बनाए, उसे दीन की अच्छी सही मालूमात फराहम कराए, कुरान हदीस की मालूमात, अच्छे अखलाक उसके अंदर पैदा हो, इस तरह का उसका दीनी सिपाही उसे बनाए और दुनिया की ये जो असली तालीम है उसे उसको मजबूत बनाए। अब असली तालीम जो होती है इसको मजबूत कैसे बनाया जाता है, एक फर्द को कैसे बनाया जाता है, इसमें बहुत बात हो सकती है। जैसे अभी कहा गया कि करियर प्लानिंग से ही उसको आप करा सकते हैं। देखिए एक ऐसा है कि आप कौम के सारे बच्चों को 10वीं 12वीं पढ़ा दो, ग्रेजुएट पढ़ा दो, बीए बीकॉम बना दो, सेकंड क्लास थर्ड क्लास में पास हो जाएंगे, डिग्री लेकर रहेंगे, इससे काम नहीं बनने वाला। आप 10वीं 12वीं लिटरेसी ग्रेड पढ़ा दो, आप 100% लिटरेसी कर दो। और आपके सारे कौम के बच्चे अगर 10वीं 12वीं पढ़े हैं, ग्रेजुएट पढ़े हैं, बीए बीकॉम है, देखो उससे क्या होगा, उससे वो साइंस टेक्नोलॉजी वो साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे, वो टेक्नोक्रेट नहीं बन जाएंगे, वो डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, वो प्रोफेसर नहीं बन जाएंगे। हमारा कामयाबी जो हासिल करना चाहिए वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि तालीम दिलाना, तालीम मीडियम लेवल की तालीम दिलाओ, कोई तालीम दिलाओ तो ग्रेजुएट बना दो, 10वीं 12वीं पढ़ा दो, वही तालीम, ये तालीम से काम नहीं देने वाला। इस कौम को अगर अपने अफराद को मजबूत बनाने हैं तो आपको हर एक बच्चे को बेहतरीन तालीम दिलानी पड़ेगी, वो तालीम जो उसको अपनी जिंदगी में नुमाया किरदार करने का मौका फराहम करेगी और जो वो तालीम जो कौम के लिए मुफीद साबित होगी। ऐसी तालीम दिलाना है तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई तालीम हमारे बच्चे के जा रहे, ठीक है, बीए पढ़ रहे, बीकॉम पढ़ रहे, एमए कर रहे हैं, डबल एमए कर रहे हैं, लेकिन कोई खास असर पैदा नहीं कर पा रहे। तो बच्चों को अगर सही मजबूत सिपाही बनाना है कौम का तो उसे साइंटिस्ट बनाइए, टेक्नोक्रेट बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। उसको एनडीए में जाकर के डिफेंस के अंदर में डिफेंस फोर्सेस कैप्टन और लेफ्टिनेंट कर्नल बनाइए, उसे यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस बनाइए। ये सब अगर बनाना है तो हमको कहीं पर भी बच्चों को कोई भी स्कूल डाल दिया इस तरह पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले उसके स्कूल में वो क्या पढ़ रहा है उसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। स्कूल की पढ़ाई पर उसको मजबूत करनी पड़ेगी
ताकि वो 10वीं तक अच्छा बच्चा बनकर होशियार बच्चा बनकर 10वीं लेवल पर आए। और 10वीं पर आ जाने के बाद एक वक्फा लेकर के सोचना पड़ेगा कि अब 11वीं में आप उसको जहाँ लगाना तो कौन से लाइन में जा सकता है, किधर जा सकता है, और उसको प्लानिंग करके देना चाहिए। उसको बोलते हैं करियर का प्लानिंग करना। और इसका सही स्टेज है 10वीं बच्चा पास कर लेता है, 10वीं का एग्जाम दे देता है, तो बचा हुआ पीरियड होता है जो अभी है, जो 10वीं के बच्चे एग्जाम देकर बैठे उनके सामने जो उनके 50 ऑप्शन हमारे पास करियर के है, बच्चा क्या कर सकता है? 50 ऑप्शन खुले, वो ऑप्शन को कम से कम करते करते लाए, एक 5 से 10 ऑप्शन दोनों लाए 10वीं में, और उसके हिसाब से उसको 10वीं में 11वीं में करियर का स्ट्रीम कहाँ जाएगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, उसकी उसको मालूमात बनाना है। और उसके लिए 2-3 करियर के लिए चूज करें। अब ये ध्यान में रखिए कि कोई भी अच्छी डिग्री, कोई भी अच्छी तालीम अगर बच्चों को दिलाना है तो आजकल 12वीं के रिजल्ट पर नहीं होगा। 12वीं में हर अच्छे कोर्स के लिए अब अलग से एक एंट्रेंस देना होता है। आप सब जानते हैं जैसे नीट देना जरूरी है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जेडब्ल्यू और सीईटी देना जरूरी है। तो हर कोर्स के लिए अभी सीईटी का एग्जाम हो गया, वकालत में डाला है तो भी सीईटी देना है, टीचर बनाना है तो भी सीईटी देना है, प्रोफेसर बनाना है तो भी सीईटी देना है, कंप्यूटर साइंस का हर चीज के लिए, बीबीए करने के लिए भी सीईटी हो गया। तो उसके लिए आपको 10वीं के रिजल्ट के बाद बच्चों को लेकर बैठना चाहिए, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाकर के अपने बच्चों को ले जाकर उसके करियर का एक प्लान, एक खाका बनाकर देना बहुत जरूरी है, ताकि वो 11वीं में सही स्ट्रीम को चूज करें। अभी हमने आपने देखा 2 रोज पहले यूपीएससी के रिजल्ट आया। यूपीएससी के रिजल्ट में हमारी यवतमाल की एक बच्ची अलीगा नाम की, और वो यूपीएससी में 142 रैंक लाकर आईएएस करने की तैयारी में है। तो लग रहा है उसको आईएएस मिल जाए, अभी मिला नहीं है। हम लोग सब खुशियां मना रहे हैं, मुसलमान खुश हैं, जो हमारे एक नाती की बच्ची वो महाराष्ट्र की पहली आईएएस लड़की होगी अगर वो आईएएस में जाती है। कुछ साल पहले हमने देखा, 2 साल पहले का आप यूट्यूब चेक करेंगे आप, सानिया मिर्जा नाम की लड़की है एमपी की, वो फाइटर पायलट बन गई, एनडीए का एग्जाम क्रैक कर गई। वो भी एक बिल्कुल टीवी मैकेनिक की बच्ची है। ये जो अजीबा है ये इसके वालिद साहब भी ऑटो ड्राइवर है। इससे पहले एक लड़का यवतमाल का ही दही का नाम का आईपीएस बना 3 साल पहले, उसके वालिद भी ऑटो चलाते थे। एक अंसार शेख का नाम का लड़का जालना डिस्ट्रिक्ट का आईएएस बना, उसके वालिद भी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर। अब देखिए ऑटो ड्राइवर के बच्चे, अंसार शेख के वालिद भी ऑटो ड्राइवर थे, शहीद गांधी के वालिद भी ऑटो ड्राइवर, वो गाड़ी भी नहीं चलाते थे, और ये जो अलीबा है इनके वालिद भी ऑटो चलाते हैं, अभी तक ऑटो चलाते हैं, और थोड़ी थोड़ी शायरी कर लेते हैं। लेकिन ये कामयाब क्यों हुए बच्चे? ये कामयाब इसलिए हुए कि इन्होंने 10वीं के रिजल्ट के बाद अपनी ठान ली कि हमें यूपीएससी करना है। अलीबा ने सोचा था कि मैं नीट के एग्जाम देकर के डॉक्टर बनूंगी, लेकिन नीट के एग्जाम में 2-3 अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाई। तो उसके गाइड ने उनको ये बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी करो। तो ग्रेजुएशन उसने यूपीएससी की तैयारी में गुजारा, और आप 4 अटेम्प्ट के बाद में कामयाब हो गई आईएएस के लिए। तो एक यूपीएससी का अगर आपने 10वीं 12वीं के लेवल पर बच्चों के दिमाग में डाला तो आप ठीक है, आप ये इंजीनियर बनाना है बच्चे को तो भी आपको 11वीं में साइंस लेकर के जेडब्ल्यू के सीडी की तैयारी कराना पड़ेगा। डॉक्टर बनाना है, नर्स बनाना है, पैरामेडिकल स्टाफ बनाना है तो भी आपको नीट की या सीडी की तैयारी करना पड़ेगा। वकील बनाना है, अच्छा बीकॉम की रेलवे करें, कॉम को रास्ता दिखाए, उसके लिए भी आपको क्लैट की एग्जाम या सीडी की एग्जाम दिलाना पड़ेगा। 12वीं में उसको एंट्रेंस एग्जाम के लिए 11वीं से वो आर्ट्स दिलाना पड़ेगा। सीए करना है तो 11वीं में आपको कॉमर्स दिलाना पड़ेगा, और 11वीं 12वीं उसको तैयारी कराना पड़ेगा। तो अल्मुख्तसर ये है कि बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, बच्चों को मजबूत सिपाही बनाकर अगर आपको तैयार करने हैं तो 10वीं के बाद उनका करियर का प्लानिंग ग्राफ बनाकर देना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को मदरसे में डालते क्यों? मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि बच्चा कुरान पढ़े, कुरान को समझे, दुआएं याद करे, नमाज पढ़ना उसे आए, ये मकसद होता है ना। जब हम स्कूल कॉलेज में बच्चों को डालते तो कोई मकसद तो होगा नहीं। तो मकसद को डिसाइड करना, गोल को डिसाइड करना,
ये 10वीं 11वीं 12वीं लेवल पर हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या क्या करियर है, कॉमर्स में बहुत सारे करियर है, आर्ट्स में है, साइंस में है, इसके लिए यहाँ बात करना बहुत मुनासिब नहीं होगा, न उतना वक्त है, न उनके वक्त में गुंजाइश है। मैं आपको बता दूं, नागपुर में हमने वो इदारा खोला है जो सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट नाम की हमारी एनजीओ है, जिसमें इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर है। मैं पिछले साल भी बताया आप सभी को, ये हमारा गाइडेंस सेंटर है जो इसमें मुकम्मल रहनुमाई आपके बच्चों को करने में तैयार करता है। रोज शाम में 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक मैं वहाँ पर बैठता हूँ, हमारे साथ ही रहते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। उनको पूरा मुकम्मल उनका प्लानिंग क्या है हम करके देते हैं कि भाई आपके बच्चों के लिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। अगर कंफ्यूजन ज़्यादा है तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, वो भी हम उनको करा कर देते हैं। तो मुख्तसर ये है कि आप लोग उसको समझ लें और लोगों तक पहुँचाएं। ऐसा कोई इदारा नागपुर में आपको नजर नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी का एक गाइडेंस सेंटर है, वो भी आपको पूरी मुकम्मल जानकारी देगा। लेकिन आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको पूरी करियर के कौन से कोर्स होते हैं, कहाँ से होते हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम क्या है, फीस क्या होती है, कॉलेजेस कहाँ है, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। फिर मुकम्मल जानकारी अगर आपको चाहिए तो करियर हमारे गाइडेंस सेंटर पर आप आ सकते हैं। और ये नहीं कि तालीम के बारे में, बिजनेस के बारे में और कानूनी सलाह मशवरा भी मुफ्त में हमारे करियर सदर जो है वो मुहैया कराते हैं। ये हो गया हमारे सेंटर की बात। अब आइए कि करियर प्लानिंग, करियर आपके बच्चों को हमारे कौन का मुस्तकबिल बनाना है, तो बस बच्चों को सही करियर में डाले, उसके लिए सही लाइन चुने जाए। उसके लिए 11वीं के एडमिशन के पहले आप उसको सही मालूमात प्राप्त कराना बहुत जरूरी है। अब कई लोगों में प्रॉब्लम ये होता है कि सर हमारा बच्चा पढ़ने में बड़ा अच्छा है, तेज है, साइंस पढ़ना चाहता है, लेकिन हमारे पास कोचिंग के ट्यूशन के पैसे नहीं है। तो उसके लिए अल्टरनेट रास्ते हैं। जैसे कोई साइंस की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है और वाले का 10वीं में उसका बच्चा है, 10वीं में 85, 90, 95% मार्क्स लेकर आया है, उसके बाद में अगर 11वीं 12वीं में आजकल कोचिंग लगाना पड़ता है, JEE है, नीट है, इंजीनियरिंग करना है उसको और कोचिंग के पैसे नहीं है। दूसरा रास्ता अल्टरनेट रास्ता है कि वो है पॉलिटेक्निक करके 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में जा सकता है और बीटेक एमटेक कर सकता है। ऐसे अल्टरनेट रास्ते बहुत सारे अवेलेबल है, उसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। अगर आपको नीट में बच्चा तैयार कर रहा है, पैसा नहीं है कोचिंग के लिए, तो यहाँ कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसी है, कुछ ये है हमारी खुदी तंजीम है जो बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। 10 साल बच्चा है, 90% के ऊपर लेकर आया है, तो हम उसको 20-30 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप की मदद करते हैं ताकि वो बच्चा अच्छी कोचिंग में जाकर के ऑनलाइन कोचिंग ले सके। ये सारी चीजें हैं। कुछ स्कॉलरशिप प्राइवेट अवेलेबल है जो उसको दिलाई जा सकती है। तो इस तरह के बच्चे को सीए बनाना है, आपको लॉ अच्छा लॉयर बनाना है या अच्छा टीचर बनाना है, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम 12वीं में देना पड़ेगा। उसके तैयारी 11वीं 12वीं बच्चों को करवानी पड़ेगी, उसको मदद करनी पड़ेगी। तो जो हमारे पासवर्ड होते हैं बच्चे, हमारे जो रिश्तेदारी में बच्चे, हमारे घरों में बच्चे, इनकी फिक्र हम में से हर एक को करनी पड़ेगी। और वो बच्चा सही पढ़ रहे नहीं है, सही मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं, तो हमारे पास बच्चों को लाइए। अगर होशियार बच्चा है उसकी जिम्मेदारी हमारी तंजीम लेने को तैयार है। आखिरी बात में एक बात करूंगा कि सरकारी नौकरियों की अहमियत हमारे लिए बहुत ज्यादा आज खड़ी हो गई। देखिए पुलिस की ज्यादा बढ़ती है, हम कॉम्प्लेट कर रहे हैं। नागपुर में एक हादसा हो गया, हमारे 100-150 बच्चे अंदर हो गए, कोई मदद करने वाला है नहीं। पुलिस में भी ना हमारे लोग हैं, ना हमारे ऑफिसर्स हैं, ना डीसीपी है, ना एसीपी है, ना कांस्टेबल, ना जजेस में अच्छे कुछ जजेस, 1-2 जजेस इधर उधर है। तो यहाँ पर जब तक आपके बंदे नहीं बैठेंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब बच्चे आप जो अंदर है, 150 बच्चे जो अंदर है, कब बाहर आएंगे कोई भरोसा नहीं। इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी आपको कि सरकारी नौकरियों में, पुलिस में, आईएएस में, तहसीलदार, एसडीओ, पीडीओ, एजुकेशन ऑफिसर, जहाँ हमारे बच्चे भेजने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल काम नहीं, अगर हमने ठान लिया, इस कौम में अगर ठान लिया तो ये बहुत आसान काम है। हमारी जो है पॉपुलेशन में हमारी जो परसेंटेज है
जो है वो 12 से 11% है और इंडिया में 15% हम लोग करवा रहे हैं। और सिलेक्शन हमारा क्या होता है यूपीएससी में 3% होता है। अगर 1000 बच्चों में से 27 बच्चे सिलेक्ट हुए इतना कितना हुआ 3%। आबादी में 15% है लेकिन हम सरकारी नौकरी में 3% भी जा रहे हैं। इसमें हमारी बेइज्जती है, हमारी कमजोरी। इसलिए हर घर में हर एक को सोचना चाहिए कि मेरे अगर 2 बच्चे 3 बच्चे तो एक बच्चा मैं सरकारी नौकरी में जरूर हूँ, उसके लिए यूपीएससी की तैयारी कराऊँ, उसको मैं एमपीएससी की तैयारी करूँगा, उसको मैं एमपीएससी में जज बनाऊंगा, तो लॉयर लॉ का कोर्स कराऊंगा। ये जब तक हम लोग गाँव का हर फर्द नहीं सोचेगा गाँव की तस्वीर नहीं बदल सकती। तो सरकारी नौकरी में हमारे बच्चों को डालना है, बहुत आसान काम है। 4 सब्जेक्ट उसको पढ़ाने हैं, उसको उसके अंग्रेजी ठीक करिए, उसका मैथमेटिक्स 10वीं लेवल का अच्छा करिए, उसका लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो मेंटल मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं वो सही करिए, जनरल नॉलेज का उसका कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाइए। 4 सब्जेक्ट अगर हमने हमारे बच्चों को पढ़ा दिए, बच्चा अगर होशियार 70-80% लेता है तो वो बिल्कुल 3-4 अटेम्प्ट में या पहले अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी एमपीएससी पास कर लेगा इंशाल्लाह। ये हमारे कौम की आज बहुत बड़ी असल जरूरत आ पड़ी है कि हमारे बच्चों को अच्छे वकील बनाइए, अच्छे जजेस बनाइए, पुलिस फोर्स में भेजिए, आईएएस में भेजिए, सरकार के इदारों में भेजिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम लोग ये चिल्लाते रहेंगे मुसलमानों पे इंसाफ नाइंसाफ हो रहा, नाइंसाफ हो रहा। फिर नाइंसाफ को मारने के लिए, काउंटर करने के लिए हमने क्या किया? तालीम में अगर इस शोबे में आपको बच्चे को एक फैमिली का मेरी गुजारिश है, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप जरूर तैयार करें कि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयार करें। कैसे तैयार करें? हमारे सेंटर पे आइए, हम तो पूरा गाइड बना कर देंगे कि 10वीं से उसे किस तरह पढ़ना चाहिए और 10वीं के बाद किस तरह तैयारी करना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, एग्जाम कैसी होती है, कितने टाइम में होती है, इंटरव्यू कैसा होता है, हर चीज हम उसको बताएंगे। ऐसा सेंटर आपको पूरे रिजल्ट में नहीं मिलेगा, इसका फायदा उठाना हमारे हाथ में। तो आखिरी गुजारिश मेरी ये है बच्चों को सबसे पहले उनको रिजेक्ट करो, जो मैंने कहा है करके कि हमारे बच्चे 3-4 बच्चे कामयाबी हासिल करके जो 27-26 बच्चे यूपीएससी में पास हुए हैं उसको ज्यादा खुश होने को बजाय कम क्यों रह गया हमारा प्रमोशन 30% करके हमारे बच्चे क्यों रहते हैं, जिसमें हम लोग गौर करें। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाएं। तालीम में आगे बढ़ाने के लिए उनके तालीम पर हम एक वक्त कम करना चाहिए, शादी में खर्च कम करें, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा हमको ध्यान देना है। उसके स्कूलिंग के से लेकर के आपको बच्चों के अंग्रेजी पढ़ानी है, मैथमेटिक्स ठीक करना है। 2 चीजें अगर आपने बच्चों को ठीक कर लिए, उसके अंग्रेजी और मैथमेटिक्स, आपका बच्चा कहीं नहीं रुकेगा। और सरकारी नौकरी में जाना आसान है, बड़ी कॉम्पिटिशन है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि मैंने 4 अटेम्प्ट में अगर यूपीएससी पास कर लिया है, एक ड्राइवर की बच्ची, ऑटो ड्राइवर की बच्ची अगर यूपीएससी करके कलेक्टर बन सकती है, आप हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते? तो हमको पहले ये करना चाहिए कि बच्चे हमारे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर हम ध्यान दें, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, उनका जहाँ जो सब्जेक्ट में कमजोर है उसके ऊपर ट्यूशन लगा दें। 10वीं जब बच्चा जाता है, 10वीं का एग्जाम दे देता है, तो उसके प्लानिंग का ग्राफ बनाकर उसकी करियर प्लानिंग करें। करियर प्लानिंग के लिए फॉर्चुनेटली नागपुर में हमारा इदारा है, वहाँ पर आइए, बच्चों को भेजिए और उनका करियर प्लान बना के देंगे। उसके हिसाब से उसको एडमिशन दिलाएंगे एडमिशन में, और उसको एक गोल फिक्स करेंगे, मकसद दे देंगे। जब तक मकसद नहीं रहेगा तब तक ये वो अच्छा इंसान या अच्छा उन्हें कामयाब नहीं होगा। ये जो बच्चे अपने कामयाब हुए हैं, जाजिबा कामयाब हुई है, सानिया मिर्जा कामयाब हुई है, फ्लाइट कैप्टन बनी है, ये हमारा आचार सिंह जो आयत बना है, ये बच्चे कामयाब इसीलिए हुए कि 10वीं के बाद उन्होंने सोच लिया कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है। तो आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो 10वीं क्लास सोचिए, करियर का ग्राफ बना के दीजिए उसको, और उसके लिए थोड़ी मेहनत करें। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल के बच्चे की तालीम पर हम लोग जब तक नहीं देंगे, जब तक उसको हम लोग उसका खर्च नहीं करेंगे, उसकी फिक्र नहीं करेंगे, तो हमारे हालात कोई नहीं बदलने वाले। फिर से ऊपर आगे वही आयत में आपको सूरह रात की 13 नंबर की आयत, उसके तरफ मैं आपको ध्यान खींचना चाहूँगा। खुदा ने आज तक उसको अपनी हालत नहीं बदली, जिससे ख्याल अपनी हालत के बदलने का किसी
साहब ने इसी आयत को ट्रांसलेट करके हमारे सामने रख दिया। तो भाइयों, आखिरी मेरी अपील है इस मौके पर कि हमको हमारे बच्चों की तालीम पर बहुत असर ध्यान देने की जरूरत है, उनका करियर का प्लानिंग करके देने की जरूरत है, और हर घर से एक बच्चा कम से कम सरकारी नौकरियों पे आए, यूपीएससी आईएएस की टारगेट रखे। उसके लिए हमको आगे बढ़कर मेहनत करने की जरूरत है। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इस गाँव की हालत नहीं बदलेगी। हम इसके लिए आखिरत में जिम्मेदार रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इस शुक्रिया के साथ भी मुझे आपने मौका दिया। बाकी